नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के विषय पे चर्चा करेंगे। उत्तराखंड एक बहुत ही विषम भौगोलिक स्थितियों वाला राज्य है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं, जहाँ पे कि वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर मैदानी और तराई क्षेत्र भी हैं, जहाँ पे तापमान लगभग मैदानी क्षेत्रों की जितना ही होता है। इतनी विषम भौगोलिक स्थितियों के रहते उत्तराखंड के जो विकास की योजनाएं हैं, उत्तराखंड के अंदर जो देश के अन्य राज्यों के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, उसके लिए एक अलग प्रकार की ही योजनाएं बनानी पड़ेंगी, जो उत्तराखंड की विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ के हिसाब से काम करे। हमें अपने ऊंचे पर्वतों का इस्तेमाल इस प्रकार से करना होगा कि जो फसलें ऊंची पर्वतीय क्षेत्रों में उगती है वो फसलें अधिक मात्रा में उगाई जाए, क्योंकि वो मैदानी क्षेत्रों में नहीं उग पाती हैं। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में उगेंगी, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में उगेंगी तो उनके दाम भी किसानों को अच्छे से मिल पाएंगे। तो उत्तराखंड के अंदर इन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जो समस्याएं हैं, उस वजह से उत्तराखंड के अंदर पलायन एक बहुत बड़ा विषय है। और पलायन के साथ साथ पलायन को किस प्रकार से रोका जाए, ये भी एक मंथन का विषय है। तो उत्तराखंड के अंदर पलायन को किस प्रकार से रोका जाए और किस प्रकार से लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो स्वरोजगार करें। स्वरोजगार से अर्थ ये है कि यहाँ पे छोटे छोटे ही इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, और यहाँ पर कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ तो लग नहीं सकती, क्योंकि उतनी मात्रा में कच्चा माल यहाँ पे हो नहीं पाता है। तो हमें अपनी भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए उसके हिसाब से विभिन्न सरकारी विभागों को अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। तो हम देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर पलायन जो हो रहा है, उत्तराखंड की आबादी लगभग 1.2 करोड़ ही है। जितने बड़े भूभाग पे अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय में भी अगर हम देखें तो उत्तराखंड हिंदुस्तान में 9वें या 10वें नंबर पर आता है। उसके बावजूद पलायन एक बहुत बड़ा विषय है। पलायन के जो मुख्य कारण हैं वो ये हैं, लोग अपनी जीवन की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए, अधिक तनख्वाह वाली नौकरी करने के लिए 50% लोग इसके लिए पलायन करते हैं कि उनको अच्छी नौकरी मिल जाए, उनका जीवन यापन अच्छा चल जाए। तो उसके लिए 50% लोग पलायन करते हैं। अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा को लेकर लगभग 35% लोग पलायन करते हैं। और 15% लोग जो पलायन करते हैं, उसका मुख्य कारण है जो वृद्ध लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो वृद्ध लोग अपनी चिकित्सा सुविधाओं की वजह से पलायन करते हैं 15%। यानी कि लगभग हर उम्र के लोगों के पास पलायन करने के लिए वजह है। बच्चों के पास शिक्षा की वजह है, जवान लोगों के पास अच्छे रोजगार की वजह है, और वृद्ध लोगों के पास अस्पतालों की अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी वजह है। तो हम इस सबको समस्याएं सबको मालूम है, सरकार को भी मालूम है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि उत्तराखंड के अंदर पलायन रुक सके। तो उत्तराखंड के पास एक ही रास्ता है, स्वरोजगार 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 स्वरोजगार। जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, बी वोकल फॉर द लोकल। तो हम उत्तराखंड के अंदर स्वरोजगार को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, आज हम इस विषय पे चिंतन कर लेते हैं। सबसे जरूरी है शिक्षा। रोजगार परक शिक्षा जब तक नहीं होगी तब तक पलायन जारी रहेगा। उत्तराखंड के निवासियों को ये नहीं मालूम कि यहाँ के जो ऊंची पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसके हिसाब से किस प्रकार से कौन सी फसल लगाई जाए, कौन सी फसलों को कम पानी में उगाया जा सकता है। इस दिशा में सरकार ने एक प्रयत्न किया था 2015 में। भांग की खेती 0.3% THC जिसके अंदर हो, यानी जिसके अंदर नशा नहीं होता, वो वाली भांग की खेती के प्रमोशन करने के लिए 2015 में शासनादेश आया था। और 2018 के बाद से कुछ लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, परंतु फिर भी कोई बहुत अधिक तरक्की नहीं हुई है उस क्षेत्र में। सरकार को जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाली फसलें हैं, उनको उगाने के लिए ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि वो फसलें मैदानी क्षेत्रों में नहीं उगाई जा सकती। और क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाएगी तो उगेगी तो नेचुरल सी बात है कि उनके दाम जो हैं किसानों को अच्छे मिलेंगे। तो शिक्षा, जो रोजगार पर शिक्षा तमाम उम्र चलती रहती है। हम जीवित रहते जो भी सीखते हैं उसे शिक्षा कहेंगे। हम सारी उम्र सीखते रहते हैं। शिक्षा के अंदर हमें निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार की फसलें हैं और किस प्रकार से उनसे कुटीर उद्योग लग सकते हैं,
उत्तराखंड की विशेषता है यहाँ की जो बद्री गाय है, बद्री गाय के ऊपर काम करना चाहिए सरकार को। दूसरा जो पलायन का कारण है वो है सामाजिक असमानताएं। उत्तराखंड एक बड़ा राज्य है। उत्तराखंड के अंदर जो सामाजिक असमानताएं हैं, हमारे जो अलग अलग जातियां व्यवस्था है, इसके अंदर कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुछ कार्य उनके लिए उपयुक्त नहीं। जैसे लोग नाई का काम करने में परहेज करते हैं, लोग वेल्डिंग का काम करने में परहेज करते हैं, लोग वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, कारपेंट्री, पुताई, ये जो काम है ये इन कार्यों को हिंदुस्तान के अंदर हे दृष्टि से देखा जाता है और लोगों को इस मानसिकता से बाहर निकलने की आवश्यकता है। यही काम वो शहरी इलाके में जाके कर लेंगे, होटलों में जाके काम कर लेते हैं लोग, लेकिन उत्तराखंड के अंदर इन कार्यों को, उत्तराखंड या पूरे भारत में इन कार्यों को हे दृष्टि से देखा जाता है और भारतीय लोगों को सोचना पड़ेगा कि कार्यों को हे दृष्टि से न देखा जाए और अच्छे तरीके से इस दिशा में भी जो सामाजिक असमानता है और हर कार्य को समान सम्मान देना चाहिए और कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हिंदू धर्म के अंदर कुछ लोग सोचते हैं कि ज़्यादा विषमताएं हैं, बट इस प्रकार की विषमताएं हर धर्म के अंदर हैं। ऑर्थोडॉक्स, क्रिश्चियनिटी के अंदर ऑर्थोडॉक्स हो गए, प्रोटेस्टेंट्स हो गए, इस्लाम के अंदर सैयद, सिख, पश्तून, मुगल हो गए, बौद्ध के अंदर महायान, हीनयान हो गए। तो हर धर्म के अंदर है इस प्रकार की, और हमें इन सबसे ऊपर उठ के कार्य को सम्मान देना चाहिए, न कि जाति धर्म इन सबको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जाति धर्म हमारे चूज किए हुए नहीं है। हम अपनी मर्जी से हिंदू या मुसलमान या सिख या क्रिश्चियंस या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वगैरह नहीं बने। तो किसी ऐसी चीज़ के लिए जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उसके बिना पे अगर हम लोगों में भेदभाव करते हैं तो ये एक गलत परिपाटी होगी और हर समाज के हर तबके को कोई भी रोजगार स्वरोजगार मिले उसे करने में हिचक नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के अंदर सरकार को ये करना चाहिए कि भौगोलिक के बारे में, जैसा मैंने पहले भी कहा है, उसके बारे में जंगल है उत्तराखंड के अंदर 70% है, 71-70% के आसपास उत्तराखंड के अंदर वन क्षेत्र है। इन वन क्षेत्रों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए ताकि ये वन संपदा नष्ट तो न होने पाए, बट इसके अंदर से जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल्स है, उसको किस प्रकार से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट किया जाए, तभी उत्तराखंड के 70% भूभाग जो वनाच्छादित हो गया है उसका किसी प्रकार से इस्तेमाल हो पाएगा और यहाँ के लोगों को स्वरोजगार का सृजन हो जा पाएगा। जैसे कि पत्थर के फूल है, पत्थर का फूल एक जंगल में पाया जाने वाला है, लीसा हो गया है, या जंगल के अंदर कीड़ा जड़ी हो गई है, और जंगल के अंदर अन्य औषधि पादप भी हैं, और उनका किस प्रकार से सोसाइटी के अंदर उन पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए वनों को ना नुकसान न पहुंचाते हुए उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाता है, सरकार को उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं बहुत चलाती हैं, हम सरकारी योजनाओं के बारे में भी बात करेंगे। सरकारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के साथ समस्या ये है कि ये योजनाएं धरातल पे पहुंच नहीं पाती हैं। जो समृद्ध लोग हैं या जो जिनकी सरकारों में पहुंच है या जिनके रिश्तेदार, भाई, चाचा, दोस्त, अधिकारीगण हैं, योजनाओं का लाभ अक्सर उनको लेते हुए देखा जाता है और एक व्यक्ति कई कई योजनाओं का लाभ ले रहा होता है। तो किसानों को या आम जनता को हमें बताना पड़ेगा कि ये सरकार की ये योजनाएं हैं, हम उनके पे आगे भविष्य में वीडियो बनाएंगे और लोगों को उसके बारे में बताने का कष्ट करेंगे। और तीसरी ये है कि सरकार जो है बजट वगैरह बनाती है, तो जो बजट बनता है उसमें बजट का कितना क्रियान्वयन हुआ है, क्या फ़ायदा पहुंचा है, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती। अगर करी भी जाती है तो वो जनता तक नहीं पहुंचती, यानी कि सरकारी योजनाओं के अंदर जनता का समुचित योगदान नहीं आ पाता है। और ये कहना चाहिए कि सरकार भी अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास नहीं करती कि जनता को इसके बारे में खबर लगे। तो स्वरोजगार न होने के कुछ कारण ये भी हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे पास निवेश की पूंजी का अभाव है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सन 2014 से 2017 के बीच में 7,30,513 करोड़ रुपए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के पास, यानी कि ये जो लोन दिए गए हैं 7,30,513 करोड़ रुपए, ये अब बैंकों ने उम्मीद छोड़ दी है इन लोगों को वापस आने की। क्या वजह है उत्तराखंड के अंदर या देश के अंदर
लोन जो है व्यापारी लोग लेके वापस नहीं करते हैं, तो कुछ खास तबका ही देश का 1 या 2% तबका ही इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए बैंकों से लोन उठाता है। इसको भी पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है, और जो आदमी सरकारों से या बैंकों से लोन ले रहा है वो किस प्रकार से उसका उपयोग कर रहा है, इसकी भी समय समय पे बैंक अधिकारियों द्वारा या उसके स्वयं जो व्यापारी है उसने लिया है उसकी रिपोर्ट दी जानी चाहिए कि उस कार्य के ऊपर जिसके लिए लोन लिया गया है कितनी प्रगति हुई है। एक बहुत बड़ा कारण है समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में सरकारें संतुलन नहीं बिठा पाती। समाजवाद मतलब मुफ्त का चावल देना है, मनरेगा के अंदर काम कराना है, सबको बराबर बना देना है, साम्यवाद की तरह। ये जो मानसिकता है वो एक गलत मानसिकता है। पूंजीवाद को अगर अपने बेहतरीन से बेहतरीन रूप में ले जाएंगे तभी वो समाजवाद में परिणित होगा। समाजवाद साम्यवाद में परिणित होगा, समाजवाद में परिणित होगा। तो हमें ये देखना होगा कि बिजनेसेस को, व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, जिससे कि उत्तराखंड के अंदर अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार की तरफ प्रेरित हो सके। और एक कारण जो मैं सबसे महत्वपूर्ण कारण मानता हूँ ये है कि मित्रों का और रिश्तेदारों का स्वरोजगार के प्रति कोई सहयोग नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति अगर स्वरोजगार की तरफ प्रेरित होने का प्रयास करता है तो उसके मित्र और जो उसके रिश्तेदार हैं वो सकारात्मक प्रक्रिया नहीं देते हैं और उसको हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। तो हमें एक दूसरे को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना पड़ता है। हमें ये जानना होगा कि अगर कोई धनी बनता है तो सब साथ में मिलकर बनते हैं, अकेले नहीं बन सकता कोई धनी। अगर वो धनी बनेगा ही तो भी लोगों के हृदय में उनके प्रति विद्वेष की भावना होगी। तो आप देखेंगे अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे पूरा समाज इनका उठा है, इसलिए ये धनी राष्ट्र कहलाते हैं। हमारे अंदर जो ये विषमताएं बहुत ज़्यादा है, जो धनी हैं तो वो बिल्कुल ही धनी हो गए हैं और उंगलियों पे उनके नाम गिनाए जा सकते हैं। 130-35 करोड़ की जनसंख्या के अंदर अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला। तो हमें इस पूरे समाज को अगर उठाना है तो स्वरोजगार की प्रवृत्ति को बढ़ाना देना होगा और सरकार को